इस बुलेटिन के प्रायोजक है रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज का शताब्दी समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से पीएम को किया सम्मानित। कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले में बयानबाजी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। कहा 10 महीने पहले भी हुई थी ऐसी घटना, अभी तक नहीं मिला इंसाफ। देहरादून में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कहा पीएम के नेतृत्व में हो रहे अच्छे काम। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, लोकसभा में अयोध्या और प्रयागराज की सीट हारी थी बीजेपी, अब गोरखपुर और मथुरा से सीट हारेगी बीजेपी। बच्चों को फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, KIMS रिसर्च टीम ने किया बड़ा खुलासा। फोन का इस्तेमाल करने से बच्चों को पड़ रहा हाथ पैर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में पीएम मोदी आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। जिसके बाद पीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 28 जून 1987 को आचार्य विद्यानंद मुनिराज को आचार्य की उपाधि मिली थी। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि जैन संस्कृति को विचारों, संयम और करुणा से जोड़ने वाली पवित्र धारा भी थी। जब हम उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं तो ये हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है। एक और वजह से बहुत विशेष है। 28 जून यानी 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति सिक्के, डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले को लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी आनी शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोलकाता में यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि 10 महीने पहले इसी कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। आज तक उसे न्याय नहीं मिला है। इसके साथ ही कहा कि बंगाल में 2017 के बाद आज तक किसी भी कॉलेज में छात्र संघ बनाने के लिए चुनाव नहीं हुए। अभी कॉलेजों में छात्र संघ सत्ताधारी पार्टी के नियंत्रण में है। 10 महीना पहले इसी कलकत्ता में एक जाने माने बड़े प्रसिद्ध अस्पताल RG कर, उस RG कर कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर, उनको साथ बलात्कार हुई थी और साथ साथ उनको हत्या भी कर दिए गए थे। आज तक उनकी इंसाफ नहीं मिली। उन पिता माता भटक रहे हैं, कहीं इंसाफ नहीं मिले अभी तक। 10 महीने बाद फिर उसी कलकत्ता में सिटी ऑफ जॉय में
कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय माना जाता। उसी कलकत्ता में ममता बनर्जी की जो घर महज कुछ मीटर की फर्क में दिन दहाड़े उसी कॉलेज की जो स्टूडेंट जो कानून शिक्षा लेने की गई थी, कानून शिक्षा लेने के बाद वो लोगों को मदद करेंगे, कानूनी मदद करने के लिए वो वकील बनना चाहते, बैरिस्टर बनना चाहती थी। उन पे ही टीएमसी पार्टी के नेता यूनियन रूम में बुलाकर छेड़खानी की, बाद में गार्ड रूम में जाकर सामूहिक बलात्कार भी, दुष्कर्म भी कर दिए और निकालते समय कह दिए कि अगर बाहर में ये राज खुल जाएगी तो तुम्हारे लिए बुरी वक्त आएंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान ये बच्चे को बचा दिया। कम से कम ये आरजीकर की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, कम से कम ये बच गई। अगर ये दरिंदों को ये लगते कि ये बाहर जाकर खुलासा कर देंगे तो उनको मार ही देते। कम से कम भगवान की दुआई, भगवान की भरोसे ये बच्ची बच गई, अभी तक जिंदा है और हिम्मत दिखाई ये शिकायत दर्ज करने के लिए। न जाने कितने छात्रा को इस तरीके की कॉलेज की यूनियन रूम में बुला के, धमका के, डरा के जबरन सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में। यह अंदाजा नहीं लगा जा सकता, क्योंकि जानते हैं बंगाल में 2017 साल के बाद आज तक कोई कॉलेज में कोई छात्रों की कोई यूनियन बनाने की चुनाव नहीं हुई। मतलब सारे कॉलेज, जितने कॉलेज है बंगाल में, सब कॉलेज की जो स्टूडेंट्स यूनियन, वो यूनियन सत्तारूढ़ पार्टी के कब्जे में। वहाँ ना कोई चुनाव होते, ना कोई चुनाव में खड़े होते, ना कोई चुनाव में भाग लेते, कोई शिरकत करते, कोई ये व्यवस्था नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। तो जितने कॉलेज बंगाल में, ये हर कॉलेज में हर यूनियन की सर पे बैठा दिया टीएमसी पार्टी के नेतागण को, वहाँ के दरिंदे लोगों को। ये जो दुष्कर्म किए हैं वो वहाँ के कभी छात्र रहा करते थे, अभी भी उनको एक कमेटी के सर पे बैठा दिया और अस्थायी रूप में, क्योंकि कॉलेज चलाने के लिए। तो ये घटना से एक तो बाहर निकल के आए हैं इसलिए हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन इस तरह की इस तरह की एक नहीं, इस तरह की बहुत सारे घटना घट रही हैं। ये बच्ची ने हिम्मत दिखाई, सबने हिम्मत दिखाने के हिम्मत नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत निंदनीय है और मुझे बहुत आश्चर्य है कि वहां एक महिला मुख्यमंत्री हैं और फिर भी ऐसा हो रहा है। 10 महीने पहले भी वहां ऐसी घटना हुई थी। मेरी मांग यही होगी कि उस बेटी को न्याय मिले। तो वहीं उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां मौजूद गार्ड ने मदद नहीं की। बहुत ही निंदनीय है। रेप की घटना कहीं भी हो, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। महिला अस्मिता के प्रति ये सबसे बड़ा मुझे लगता है अपराध है। और मैं बड़ी ताज्जुब में हूं कि वहां पर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, जो जिनसे अपेक्षा नहीं करी जाती है। 10 मंथ्स पहले भी उनके स्टेट में इस तरीके की घटना हुई और आज बड़ी दुखद बात है कि हमारे बीच में फिर इस तरीके की घटनाक्रम आ रही है। मेरा सबसे पहले तो यही बात रहेगी कि उस बच्ची को न्याय मिले। और वो एक लॉ स्टूडेंट है, उसने एक बहुत ही अपना मुझे लगता है कि करेज मस्टर करी है कि वो इकट्ठा उन लोगों के खिलाफ बयान दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। परंतु एक बात, घटनाक्रम जब हम उनका बयान पढ़ रहे थे, जो हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग थी उस घटनाक्रम से पहले उसी लॉ कैंपस में, और उसके बाद ही ये घटना हुई। गार्ड रूम में उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ। ये बड़ा ही जो है विषय जांच का है और इस पे जो है सरकार जैसे जांच कराए, परंतु उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मैम, टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना जब तक नहीं रुकेगी, जब तक पुरुषों की गंदी मानसिकता नहीं बदल जाती, तब तक कोई भी कानून या पुलिस बल बलात्कार जैसी घटना को रोके। देखिए, रूल ऑफ लॉ भी होता है ना।
और मैं समझती हूँ कि ठीक है, सामाजिक एक तो है ही ये बात और निंदनीय भी है। हमें हर चीज पे काम करना पड़ेगा, परंतु हम इसको डिनाई नहीं कर सकते ना। हम इसको ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो गार्ड खड़ा था उसने किन लोगों के डर की वजह से उस बच्ची की हेल्प नहीं करी और वो उसी कॉलेज कैंपस में इस तरीके की घटना हो जाना, ये बहुत सारी चीजें विषय है ये जांच का। परंतु मेरा एक मानना है कि हमें उस बिटिया को न्याय दिलाना है और हर कीमत पे। जब वहां की महिला चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इस प्रकार की घटनाक्रम हो रही है तो ये एक विषय बंगाल के लोगों के लिए भी है कि अपने जो लीडरशिप है उसको चेंज करने का उनको मौका आ गया है। आप बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के क्राइम के लिए अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने यहाँ पर क्या स्टेप उठाया है। कई लोगों का एनकाउंटर हुआ है, ऐसे उस पे कई लोगों को फांसी की सजा दी गई है। मिशन शक्ति इसका जो है ज्वलंत जो है एग्जाम्पल है कि जो है मिशन शक्ति के तहत जिस प्रोग्राम में जो है हमारे उत्तर प्रदेश में ये घटनाक्रम हुआ कि जघन्य अपराध हुए हैं, वहां पे 80 जो है सजाए मौत दी गई हुई है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि यहाँ पर भी होना चाहिए। त्वरित रूप से हमारा काम है कि हम उस लड़की को न्याय दिलाएं, उस बिटिया को न्याय दिलाएं, क्योंकि मौलिक अधिकार है सबका जीना। और हम वुमेन इमेंसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको करके दिखाएंगे। और यही मैं समझती हूँ बंगाल सरकार को भी करना चाहिए, जो कि वो फेल हो रही है कहीं भी करने में। और उस लड़की को पूरी तरह से न्याय दिलाना हमारा कार्य है और हम लोग उसे न्याय दिला के रहेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओएनजीसी सामुदायिक केंद्र में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट में भाग लिया, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद प्राकृतिक गैस और ओएनजीसी के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ कई शोध कार्य, कई साझेदारियां की जा रही हैं। इस क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। यहां ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट आयोजित की गई है, इसमें देश भर से लोग आए हैं। सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके हम इसमें भी वैश्विक शक्ति बनेंगे। गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक अनुसंधान के काम, अनेक रणनीतिक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ भी है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ओएनजीसी के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से इस मीट के होने के बाद। और हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र में, तेल और गैस के अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रगति होगी, नवाचार बढ़ेंगे और इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी तीनों का बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हम इसमें भी एक वैश्विक शक्ति की ओर हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। एक सवाल सर, एक मुख्य सचिव के रूप में आप ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, कई चैलेंज भी रहेंगे, लंबी अभी पारी खेलनी आगे, किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं? हम सबका हमेशा से यही प्रयास रहा है और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से कि आदमी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका बहुत लगाव हमारे राज्य उत्तराखंड से है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य है। जबरानी बांध को लेकर जबरानी बांध का काम तेजी से चल रहा है और हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी जो तय समय सीमा है उससे 6 माह पहले उसका काम पूरा हो। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोलकर यहां के राज खोल दिए तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या और प्रयागराज में बीजेपी लोकसभा सीटें हार गई और बनारस में हारते हारते बची है। अब लगता है अगला नंबर गोरखपुर और मथुरा का है। अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है।
लेकिन सरकार दबाव बना करके शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सबको मालूम है जब खुद की जमीन का मामला था तो यहां बहुत सारे हमारे जागरूक पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि जब उनकी खुद की जमीन का मामला था तो अधिकतम संभव मूल्य पर मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने की वाहवाही भी लूटी गई थी। जिस समय उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा उठाया तो वाहवाही भी लूटी उन्होंने। और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। फोन एक ऐसी लत है जिससे पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल है। इतना ही नहीं, फोन एक ऐसी बीमारी जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मौत का रास्ता दिखा रही है। जी हाँ, हुबली में पहली बार KIMS रिसर्च टीम ने इस पर अध्ययन किया है और हर दिन बच्चों युवक युवतियों के हार्ट अटैक से पीड़ित होने, अस्पताल में भर्ती होने और मरने की खबरें आ रही हैं। पहले हार्ट अटैक जो 40 के बाद के लोगों में ज़्यादा होता था, अब बच्चों में भी हो रहा है, जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हुबली के प्रतिष्ठित किस्म मेडिकल कॉलेज की एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च टीम ने देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बच्चों में हार्ट अटैक की वजह पर रिसर्च किया है, जिसमें अधिकतर बच्चों की दिल का दौरा पड़ने की वजह ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना बताया गया है। ಈಗ ನಾವು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಹುಡುಗರು, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಹೃದಯ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಾವು ಏನು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನದ ಅಂದರೆ ಇದು ICMR ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಹುಡುಗರು ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲು ಇದು ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ 30 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು ಒಳಗೆ ಒಂದು 6 ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹೋದ್ವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹೋದ್ವಿ.
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 30 ಮಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 30 ಮಂದಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಬೊಜ್ಜುತನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟದ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರೊಳಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ 13 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಯನದೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. 36 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಂದ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶಾರೀರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶಾರೀರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪಲ್ಸ್, BP ಅದೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇನಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಅದು ಎಷ್ಟದ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅವು ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆದ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾವೆ. ಅವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಸ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಂದರೆ ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಎ, ಈಗ ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಎ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟಿನ್, ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ರಿಸ್ಕ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ 30 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ನೋಡಿದರೆ 30ರೊಳಗೆ 26 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ 4 ಮಂದಿ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅದು ಒಂದು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ದ ಭಾಗ, ಅದು 11 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದು. 11 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅದು 499 ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದು. ಆಮೇಲೆ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಇರೋದು ಅಂಶ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್. ಇದು ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಪಧಮನಿ, ಆಮೇಲೆ ವೇನ್ ಅಭಿಧಮನಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಇದು 26 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಥರದ್ದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು 18 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ 85% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಳಗೆ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದು. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜುತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಳಗೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಯಾರೂ ಆಟನೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಬರೀ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಇವರು ಆಟ ಆಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಇರೋದು ಆಯಿತು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಾಸಿಂದ 4 ತಾಸು ತನಕ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಿಸ್ಕ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಅದೇ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ನ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದದ. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈವನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಒಳಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬಂದದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡು ಬಂದದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ हुबली धारवाड़ जुड़वा शहरों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने एक नई योजना बनाई है। नगर निगम ने कुत्ता गोद लेने के लिए एक अभिनव योजना बनाई है, जिसके माध्यम से आवारा कुत्तों की संख्या को कम करने और उन्हें पालतू कुत्तों में बदलने की योजना है। अनुमान है कि हुबली महानगर क्षेत्र में लगभग 40,000 आवारा कुत्ते हैं, इसलिए निगम ने उनसे छोटे कुत्तों को पकड़ने और उन्हें पशु अधिनियम के अनुसार गोद लेने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ अब तक 20 से अधिक कुत्तों के बच्चों को आम जनता ने गोद लिया है। विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी सहित कई गणमान्य लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग देते हुए एक आवारा कुत्ते को गोद लिया है और इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी सर्जरी कराने का काम भी जोरों पर है, जहां शिवल्ली डंपिंग यार्ड में आवारा कुत्तों की नसबंदी सर्जरी और देखभाल के लिए अलग से यूनिट पहले से ही बनाई जा रही है। यहाँ एक साथ 70 से 80 कुत्तों की सर्जरी की जा सकेगी और उनके बच्चों की देखभाल की जा सकेगी। ಈಗ HDMC ನಾನು ಈಗ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಏನು HDMC ಅವರು ಏನು ಈಗ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ HDMCಗೂ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಯಿಗಳ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟನೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕಚ್ಚಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿ ಆದಷ್ಟು ಸಾಕುವಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ HDMC ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. HDMC ಮಾಡಿರೋ ಈ ಮೂವ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಂತ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೇಜರಾಜ್ ಜೈನ್, ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಾವು NGO ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. NGO ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ NGO ಥ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಏನು ಮರಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನನೂ ಬಂದು ಏನು ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಹೆಸರಾಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನನೂ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನೇನು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ತಾಯಿಗಳು ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಅಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಇರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು NGOs ಥ್ರೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನಿದ್ದೀವಿ. NGOsಗಳು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಇದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೂ ಈಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂಥ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ.
जयपुर के जिला कोटपुतली में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारकर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इनके मुख्य सरगना ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश भी की है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं मुठभेड़ में घायल बदमाशों का जिला हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। इन बदमाशों पर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में आम आदमी को किसी का भय नहीं होने दिया जाएगा और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। अल्टीमेटली इन चारों को पुलिस ज़ाब्ते ने सब तरफ से घेर के राउंड अप करके और तुरंत इनको, क्योंकि इनकी चोटें थी और गोली भी लगी थी, इनको तुरंत अस्पताल लेके आए। फिर आपको BDM हॉस्पिटल में लाके यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया था। अभी उपचारधीन है, जहाँ हमारी गार्ड भी हुई है। उपचार के बाद इनको लीगल कार्रवाई इस मर्डर के मुकदमे में की जाएगी। साथ ही एक प्रकरण से हरसरा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिस पर पुलिस पर हमला और पुलिस पर फायरिंग का उन्होंने जो प्रयास किया था, उस पर भी एक प्रकरण से केस दर्ज किया, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। एक और अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त जो कृष्ण, जिसको मेन इसका प्लानिंग में था, मौके पर नहीं था, उसके लिए भी हमारी टीम लगातार पीछा कर रही है अभी और काफी नजदीक हम पहुंचे हैं। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इन अभियुक्तों के पास से हमें 2 वेपन मिले हैं। एक ग्लॉक पिस्टल मिला है जो US इंपोर्टेड है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन है, और दूसरा एक कंट्री मेड पिस्टल है। करीब 27 इनके पास लाइव कार्ट्रिजेस हमें जिंदा कारतूस मिले हैं, जो बैग में थे। कुछ मोबाइल फोन्स हैं जिनको हम और भी इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर। ये क्राइम ऑफ फेसी इसका अभी तक की हमारी इस केस की प्रोग्रेस। बहरहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।